The chapter that we are going to study today is an interesting poem by Robert Frost. The name of the poem is The Road Not Taken. Let us quickly get to the notes of the chapter. I may understand that there may be some students who have studied this poem already. However, this is going to be an interesting session for you all, so I want you to pay attention. Even if you have studied the chapter before, I want you to pay attention. Maybe there's something new this time. Alright, so this is The Road Not Taken by Robert Frost. So what is the introduction? Let's see the introduction of the poem. What does the author want to talk about from the poem? The poet says that once he was walking down the road and reached a fork. ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो बताना चाहते हैं कि जब वो एक बार जा रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा आइडिया दें तो ही हैज़ रिटन सो मैनी पोएम्स रिलेटेड टू नेचर, and what he does is he brings out the context which is related to the nature and compares it to what's going on in one's life. ठीक है, तो and that comparison he gives an idea with the comparison from things that are present around in the nature, things that are happening around in the nature. So he compares both the context. So अब पोएम की बात करते हैं तो in this particular poem he has talked about a man who is walking down the road. वो जा रहा है and reached a fork. और वो ऐसे जगह पर जाके पहुंचता है इस रोड पे जहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं. Fork over here is a reference where one road is dividing into two. ठीक है, like this image as you see. He could walk over one of the paths only. और वो obviously किसी एक ही रास्ते पर जा सकता था. He took the time to choose the right path. और उसने अपना समय लिया, डिसीजन लिया कि किस रास्ते पे उसे जाना चाहिए, तो उसने उसके बारे में विचार किया. He inspected them to decide which was a better option and then chose the one which seemed less walked over. उसने दोनों जो रोड हैं, जो दोनों रोड उसके सामने जो जा रही हैं, उन दोनों का उसने आकलन किया, उसने दोनों को एनालाइज किया, देखा कि किसके ऊपर क्या चीज़ है, सिचुएशन कैसी है, और फिर उसने वो ऑप्शन चुना जिस पे उसको ऐसा लगा कि जिस रोड पर कम लोग चले हैं. He kept the other one for some other day, although he knew that he would never get the chance to walk over it. ठीक है, और उसने डिसाइड किया कि जो दूसरा रोड है उस पर वो फिर कभी किसी और दिन चले जाएगा, हालांकि उसको पता था कि उसको कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, दैट ही वुड गेट अ चांस टू वॉक ओवर इट ऑन सम अदर डे. ठीक है, वो समय क्योंकि वापस लौट कर नहीं आएगा, उसे कभी मौका नहीं मिलेगा दूसरे रास्ते को चुनने का. He would go further on the chosen path and not get a chance to go back on it. ठीक है, और जो रोड वो चुन रहा था उस रोड पर एक बार वो चले जाएगा, उस रास्ते पे वो अगर एक बार चले जाएगा तो उसे कभी मौका नहीं मिलेगा वापस आने का. As he walked on the chosen path, he realized that both the paths were different. और जब उसने वो रास्ता चुना जिस पर वो चलना चाहता था, जब उस पर चल रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि दोनों रास्ते जो थे वो काफ़ी अलग थे. He felt that his future depended on the choices that he made. And finally उससे ये उसको आइडिया मिला कि जो भविष्य है वो निर्धारित है हमारे आज पर. उसने ये डिसाइड किया कि उसका जो डिसीजन था उसकी वजह से जिस रास्ते पे वो जा रहा था, अब उसके हिसाब से उसको डेस्टिनेशन मिलेगी. तो द फ्यूचर जो है वो आज पर डिपेंड करता है. द डिसीजंस एंड द चॉइसेस दैट वी मेक टुडे ऑल्टर्स फ्यूचर. ठीक है, अब इसकी पॉइंट वाइज समरी देख लेते हैं. पॉइंट वाइज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पोम के. ठीक है, सबसे पहले तो वो जो एक ऐसे रास्ते पे आ गया था. ठीक है, इसमें बात की गई है डाइवर्ट इन अ येलो वुड. राइट, सो इफ यू रीड द पोम, सो व्हेन यू रीड द पोम यू विल फाइंड दैट इट सेज डाइवर्ट इन अ येलो वुड. तो येलो वुड यहाँ पर रेफरेंस है एक फॉरेस्ट का. ठीक है, और डाइवर्ज इन येलो वुड मतलब कि दो रास्ते जा रहे हैं जंगल से.
और वो ऐसे रास्ते पे खड़ा है, ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं. ही वॉज सॉरी दैट ही कुडंट ट्रैवल बोथ एट द सेम टाइम. ठीक है, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको ये एहसास था कि वो दोनों रास्तों को नहीं चुन सकता, उसे एक ही डिसाइड करना है. ही लुक डाउन वन एज फार एज ही कुड टिल इट बेंट अवे इन द अंडरग्रोथ. ठीक है, उसने जब उसको वो एनालाइज कर रहा था दोनों रोड को, तो उसने एक रास्ते को जब देखा तो वो काफ़ी आगे तक जा कर के और घने जंगल में और बदल जा रहा था. ठीक है, अंडरग्रोथ मतलब वहाँ पर ढेर सारे झाड़ियाँ थी, पेड़ पौधे थे. तो ऐसे रास्ते की तरफ जब काफ़ी आगे तक उसने देखा उस रास्ते को, तो उसको समझ में आया कि वो जो है अंडरग्रोथ में, काफ़ी घने एरिया में और पहुँच जा रहा है. दिस रोड वॉज जस्ट एज फेयर एंड परहैप्स प्रेजेंटेड अ बेटर क्लेम. ठीक है, और उसको रोड जो था वो सही लगा और उसने डिसाइड किया कि शायद इन दोनों में से ये बेहतर रास्ता है. द सेकेंड रोड वॉज ग्रासी, लेस फ्रीक्वेंटेड बाई ट्रैवलर्स एंड वॉन्टेड वेयर. ठीक है, अब जो दूसरा रास्ता था, ये ये रास्ता हो गया जो उसको रास्ता दिख रहा था और शेल्टर भी था वहाँ पे. ठीक है, दूसरा रास्ता जो था वो कैसा था, उस पर घास ज़्यादा थी. ठीक है, अब बात करें, देखो अंडरग्रोथ जो है वो था जहाँ पर शेल्टर वाले पेड़ ऐसे थे, जंगल में जा रहे थे, और एक तरफ था जो बहुत ही ज़मीन पर ढेर सारी घास थी, लेस फ्रीक्वेंटेड बाय ट्रैवलर्स, और वो रास्ता देखकर कैसा लग रहा था कि वहाँ कोई चलता नहीं था, वहाँ कोई भी नहीं गया था. एंड वांटेड वेयर, और उसके जो थी सफाई मांग रहा था. ठीक है, वो जो रास्ता था वो ऐसा था कि जिस पे कोई भी नहीं चला था, तो ऑब्वियसली उस पर ढेर सारी झाड़ी और जंगल की बात हो रही है, तो ढेर सारे प्लांट्स और ग्रासेस वहाँ पर थे, तो उसकी डेफिनेटली उसको रास्ते की सफाई मांग रहा था. वांटेड वेयर. द पोएट हैड टू मेक अ चॉइस एंड ही रिजॉल्व द डिलेमा. डिलेमा ओवर हेयर वॉज कि उसे डिसाइड करना था कि दोनों में से कौन सा रास्ता चुने. एक जो ठीक ठाक दिख रहा है, साफ सुथरा, और काफ़ी लोग उस पर चल के गए हैं, और एक जो बहुत ही घास है जिसके ऊपर कोई नहीं चला है. He chose the second road and kept the first for another day. ठीक है, और उसने डिसाइड किया कि जो दूसरा रास्ता था उस पर ही वो चलेगा और पहले वाले रास्ते पर फिर किसी दिन आ जाएगा. The poet doubted that he would never get a chance to travel on the first road again. और उसे ये भी पता था, उसे ये भी आइडिया था कि उसे कभी मौका नहीं मिलेगा कि लौट करके वापस आकर इस रास्ते पर चला जाए, जो पहला रास्ता था, जो कि साफ सुथरा ठीक रास्ता दिख रहा था. The choice had been made and it made all the difference in his life. और वही जो चॉइस थी, वही जो डिसीजन था, उसी से सारा डिफरेंस उसकी लाइफ में आया. It was very difficult to say whether the choice was right or wrong on the spur of the moment. ठीक है, अगर spur of the moment means उसी क्षण ये बता पाना मुश्किल था कि वो उसका डिसीजन सही था या गलत. क्योंकि जब वो इस रास्ते पे चलेगा, जब उसके आगे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी या सिचुएशन अचीवमेंट्स आएंगे, या जो भी आगे जा कर के उस रास्ते पर उसके साथ में जो होगा, वो उस मोमेंट पर बताना मुश्किल था. राइट, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन. फ्यूचर का किसी को कुछ पता नहीं रहता, पर वो जब उस रास्ते पे चलेगा तो आगे उसके साथ में जो सिचुएशन होगी, दैट ही विल कम टू नो व्हेन ही विल एक्चुअली स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट रोड. But the poet neither seems to be very happy nor very sad with his choice and leaves the end open to the readers and their choices. ठीक है, और लास्ट में पोएट ने ना ही अपने आप को बहुत खुश बताया है उस रास्ते पे चल के, और ना ही उसने अपने आप को दुखी बताया है उस रास्ते पे चल के. पोएट जस्ट वांट्स टू से दैट कि उस रास्ते पे वो चला था, इसीलिए वो ज़िंदगी उसकी वैसी रही. राइट, सो वो जो रास्ता है, जो रोड की बात हो रही है, दो रोड, वो दो डिसीजंस हैं. राइट, सो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट चॉइसेस, एंड द राइट चॉइस दैट यू विल मेड विल एक्चुअली अफेक्ट योर फ्यूचर. ठीक है, तो आपका जो फ्यूचर है वो उस पर डिपेंड करेगा जो चॉइसेस आज आप बनाएंगे. ठीक है, सो यही पोएट जो है वो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट की, ह्यूमन लाइफ में जो डिसीजंस होते हैं, राइट, उसके बेसिस पे वो लाइफ जो है उसकी इफेक्ट होती है, फ्यूचर जो है उसका डिसाइड होता है. तो उसी कॉन्टेक्स्ट को कंपेयर किया गया है कि एक पर्सन जो कि जंगल में जा रहा है और एक ऐसा रास्ता जिस पे किसी ने नहीं चला. राइट, इसका मतलब कि ऐसा कोई डिसीजन लेना लाइफ में जो किसी ने नहीं किया हो, और एक रास्ता था जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा सा दिख रहा था,
तो उसका मतलब उस रास्ते पे चलना जो मोस्टली सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से दोनों में से अब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा डिसीजन ले और उसी के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ हो जाती है। तो अब इसमें लास्ट में कंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। पोएट ने लास्ट में ओपन एंडेड छोड़ दिया है ये क्वेश्चन, क्योंकि वो कोई आइडिया सजेस्ट नहीं करना चाहते, वो सब ये बता रहे हैं कि आपका जो डिसीजन है वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, राइट। तो उसी के साथ में उन्होंने ये पोएम को एंड किया है। तो लास्ट में उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस रास्ते पे वो गए थे, जिस पे कोई नहीं चला था और सिर्फ वो चल रहे थे, तो उस रास्ते पे उनको बहुत खुशियाँ मिली या उनको बहुत दुख मिले, उन्होंने ये नहीं बताया है। हालांकि उन्होंने रीडर के ऊपर ये छोड़ दिया है, आप लोगों पर ये छोड़ दिया है कि आपकी लाइफ जो है वो डिपेंड करेगी द राइट डिसीजंस दैट यू विल मेक, ठीक है। तो दैट इज़ द समरी ऑफ द पोएम। चलिए इसकी क्वेश्चन आंसर्स और देख लेते हैं जल्दी से। छोटी सी पोएम थी। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। तो वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम्स डज ही फेस। तो ट्रैवलर जो था वो उसको कहाँ किस पॉइंट पर वो पहुंच गया था और उसके सामने क्या प्रॉब्लम थी। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड्स एट अ पॉइंट वेयर द रोड फोक्स इनटू टू, ठीक है। तो ट्रैवलर जो था वो जंगल में एक ऐसी जगह आ गया था जहाँ से दो रास्ते निकल रहे थे। The problem that he faces is that he cannot decide which road to take to continue his journey, since he can't travel both roads at the same time, ठीक है। उसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि किस रोड पर जाना चाहिए, कौन सा रास्ता उसको चुनना चाहिए, क्योंकि वो दोनों पर तो नहीं जा सकता था। नेक्स्ट इज डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि येलो वुड से क्या मतलब है, ठीक है। तो येलो वुड सिंबलाइजेज द ऑटम सीजन, ठीक है, पतझड़ का समय है, क्योंकि उस वक्त पत्तियां जो हैं वो हरी नहीं होती हैं, ब्राउनिश येलो सी हो जाती हैं। ऑटम कॉरेस्पॉन्ड्स विद ओल्ड एज, ठीक है, और ऑटम जो है वो रिलेट करता है ओल्ड एज से, ठीक है। उम्र जब हो जाती है पत्तियों की तो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। द पोएट कुड बी सिम्बॉलिकली टॉकिंग अबाउट द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अब पोएट है वो येलो वुड से बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि ऐसे पेड़ पौधे आ गए हैं, ऐसे येलो कलर के पत्तियों वाला जो है वो ऐसा जंगल आ गया है, तो इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि ऐसी स्टेजेस आ गई हैं लाइफ में जो बाद में आती हैं, राइट। तो जो आपके फ्यूचर है तो उससे कंपेयर कर रहे हैं लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ से, कि आगे जा कर के और जो है समय जो है आगे बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स जो एज जो है वो आगे बढ़ेगी उन रास्तों पर चलेंगे जब। सेकेंड पॉइंट इज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। इससे क्या मतलब है, तो इट कन्वेज दैट द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड नोबडी हैज़ यूज्ड दैट रोड। और इससे यही मतलब है क्योंकि जब आप किसी रास्ते पर चलते हो तो वहाँ पर जो उस सॉइल के ऊपर और ज़्यादा ग्रास या फिर पेड़ पौधे जो हैं वो नहीं उग पाते हैं अगर कंटिन्यूसली किसी पाथ पर चलते हैं तो, ठीक है। तो यही वो बताया जा रहा है कि उस रास्ते पे उस रोड के ऊपर बहुत घास थी, इसका मतलब कि कोई उस पर चला नहीं था। इट वॉज अ स्मूथ रोड विच हैड नॉट वॉर्न आउट। और वो एकदम ऐसा रोड था जिसके ऊपर कोई चला नहीं था, इसीलिए उसको इट वॉन्टेड वेयर मतलब कि उस पर रोड जो था वो नहीं था। नेक्स्ट इज द पासिंग देयर, ठीक है। तो दीज आर द फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम, ऑलराइट। So these are the NCERT questions. The third one is the passing there, the use of the path by passerby. The passing there से मतलब है कि उस रास्ते का इस्तेमाल करना जो वहाँ से लोग गुजर रहे हैं। Next is leaves no step had trodden back, ठीक है। तो इसका मतलब है the leaves had not changed their color and turned black because of fewer people stepping on them, ठीक है। और वहाँ उस जगह की जो leaves हैं, जो कौन सा सेकंड रोड है उस रोड की जो leaves हैं, ठीक है, उनका जो है कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ है और डार्क हो गया है क्योंकि बहुत ही कम लोग उस पर चले हैं। फ्यूअर पीपल स्टेपिंग ऑन देम, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर, फ्यूअर ओवर हियर इज बिल्कुल ना से कंपेयर किया गया है, ऑलमोस्ट जीरो। It could represent a path one may have never seldom taken in life for the fear of uncertainty,
ठीक है। और ये ऐसा दिखाया जा रहा है, उस रोड को कंपेयर किया गया है उस डिसीजन से या वो उस रास्ते से जो कि कोई भी आसानी से नहीं लेता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ऐसा करने से आगे क्या होगा, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, इंसान जो है वो वही करते हैं जो कि और दूसरे करते आ रहे हैं, राइट। सो इट एक्चुअली, दो वी ऑल आर यूनिक, दो वी ऑल आर humans but unique, still we make the same choices that the other has made most of the time, most of us, ठीक है। तो बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि कुछ अलग हट करके करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है, सभी को, क्योंकि डर होता है कि आगे क्या होगा, राइट, बिकॉज द फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। उनको आइडिया नहीं है कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, इसलिए यूजुअली वो वही करते हैं जो सब करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी बात से कंपेयर किया गया है। इट कुड रिप्रेजेंट अ पाथ, ऐसा रास्ता, वन मे हैव नेवर टेकन, जो किसी ने कभी नहीं लिया होगा अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि आगे क्या होगा, आगे कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। नेक्स्ट इज हाउ मेनी लीड्स ऑन, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ठीक है। तो दिस फ्रेज मीन्स how certain decisions one makes in life could pave the way for many other decisions, ठीक है। क्योंकि आपका एक डिसीजन जो है वो आपका नया डिसीजन आगे फ्यूचर को डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपका आज का डिसीजन वो कल के डिसीजन के ऊपर, कल के डिसीजन को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये एक रास्ता अगर आपने आज जो चुना है उसके हिसाब से ही आगे का आपके रास्ते खुलेंगे। तो दिस इज व्हाट द कंपैरिजन इज और द फ्रेजेस मीन इन द पोएम। Question number 3. Is there any difference between the two roads as the poet describes them? क्या उन दोनों roads में कुछ difference है? In stanzas 2 and 3, अब आप stanza 2 और 3 में देखेंगे तो उन दोनों road में कुछ difference है। And in the last two lines of the poem, ठीक है। तो poem की last 2 lines है, उनमें क्या difference है, right? तो पहले stanzas 2 और 3 का comparison देखते हैं। In stanza 2, the poet explains that the only difference between the two roads was that the road he took had the right to be chosen, because it was covered with grass and looked as if it had not been used too much, ठीक है। तो अब जो पैराग्राफ, जो स्टैंजा 2 है उसके अंदर पोएट ने बात करी है, जो डिफरेंस जो रोड्स के बीच में बताया है वो ये बताया है कि रोड जो 2 है, जो सेकेंड रोड है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा घास है, जिसके ऊपर कोई नहीं चला है, तो उसका तो राइट, उन्होंने बताया राइट टू बी चोजन, ठीक है। कि उसका जो था वो अधिकार था कि उसके ऊपर कोई और चले, उस रास्ते को अपनाए कोई, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर अभी तक कोई नहीं चला था। और उसके बाद उन्होंने एक और डिफरेंस बताया, बिसाइड दिस डिफरेंस बोथ रोड्स हैड बीन इक्वली वॉर्न डाउन बाय पासर्स बाय ट्रैवलिंग ऑन देम, ठीक है। अगर इसके अलावा, अगर ये नहीं होता तो इस डिफरेंस के अलावा दोनों ही रोड के ऊपर वरना इक्वल वॉर्न आउट होता, ठीक है। तो इक्वली रोड जो है होते अगर दूसरे रोड पर भी कोई चलता तो दूसरे रोड पे कोई नहीं चला, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही बोथ रोड्स हैड बीन, तो ऐसा हो जाते, कैसे, कब हो जाते, अगर दोनों रोड के ऊपर लोग चलते तो जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए वो अधिकार था उसका कि वो रोड जो है उसको कोई चुने, उसके ऊपर कोई चले। In stanza 3, the poet says that both the roads were equally covered with leaves and that no person had stepped on, ठीक है। और स्टैंजा 3 में उन्होंने बताया है कि जो दोनों रोड हैं उनके ऊपर पत्तियां थी और उनके ऊपर कोई चला नहीं था, ठीक है। तो स्टैंजा 3 के अंदर जो उन्होंने बताया है डिफरेंस वो ये है कि इन स्टैंजा 3 द पोएट सेज दैट बोथ द रोड्स were equally covered with leaves and that no person had stepped on, ठीक है। तो एक्चुअल में जो सेकंड रोड है उसके ऊपर ज़्यादा पत्तियां थी, उसके ऊपर ज़्यादा लीव्स थी और उसकी जो लीव्स थी वो डार्क कलर की थी, ठीक है। पत्तियां दोनों के ऊपर थी लेकिन उसकी जो लीव्स थी वो डार्क कलर की थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई चला नहीं था और जो लीव्स थी वो अनटच थी, उसके ऊपर कोई चला नहीं था। Now, in the last 2 lines, अच्छा अब last 2 lines की बात करें poem की, तो in the last 2 lines of the poem, the poet says that there is a difference between the two roads because he took the road that was less traveled by other people and that made all the difference to his journey, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि जो last 2 lines हैं उसमें बताया गया है कि दोनों roads जो हैं उनके बीच में एक difference था। क्यों? क्योंकि
उस रोड से ही आगे की लाइफ जो है वो डिसाइड होने वाली थी और डिफरेंसेस आने वाले थे लाइफ के, ठीक है। बिकॉज ही टुक द रोड दैट वाज लेस ट्रैवल्ड, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता चुना था जो कि कम चला हुआ था, जिसके ऊपर कम लोग चले थे, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। और इसीलिए उनकी जो लाइफ थी वो टोटली डिफरेंट थी दूसरे लोगों से एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज द अदर्स हैड चोजन अ डिफरेंट पाथ एंड ही ऑल टुगेदर चोज अ डिफरेंट पाथ। Next question is, what do you think the last two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? ठीक है, regret मतलब होता है पछतावा, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लास्ट टू लाइन्स से पोएट क्या कहना चाहते हैं। और लुकिंग बैक, राइट, when he looks at the past, जब वो पास्ट की तरफ देखते हैं तो does the poet regret, तो क्या उन्हें कोई पछतावा है अपने डिसीजन पे। The last two lines of the poem mean the acceptance of reality, ठीक है। तो जो लास्ट टू लाइन्स हैं वो ये डिनोट करती हैं कि पोएट ने अपने साथ जो अपनी लाइफ में जो डिसीजन लिया उससे जो उसके सामने मौजूद है अभी सिचुएशन, वो स्वीकार कर ली है। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी मतलब जो अभी चल रही है घटना, उसके साथ में जो भी सिचुएशन है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसको स्वीकार लिया है। द पोएट मेड अ चॉइस एंड एक्सेप्टेड द चैलेंजिंग पार्ट। और ये उसका खुद का ही डिसीजन था कि उसने डिसाइड किया था कि मुझे डिफ़िकल्ट वाले पाथ पे जाना है, चैलेंजिंग पाथ पे जाना है जिस पे कोई नहीं चला है। ही टुक एन अनएक्सप्लोर्ड पाथ इन हिज लाइफ, उसने वो रास्ता चुना जिसके ऊपर किसी ने भी नहीं चला था, जो कि अनएक्सप्लोर्ड था, जिसके ऊपर बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी, ठीक है। एक बार किसी रास्ते पे अगर कोई चल जाता है तो उसका आइडिया मिल जाता है कि उस रास्ते पे कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन वो रास्ता किसी ने नहीं चुना था। सो दैट इज़ वाई पोएट ने चैलेंजिंग जो लाइफ थी उसको डिसाइड किया और उस रास्ते को चुना जो कि किसी ने नहीं चुना था। He wanted to do something different in his life, so he chooses the less traveled road। और उन्हें कुछ लाइफ में अलग करना था, तो अलग करने के लिए अलग रास्ता चुनना ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने वो रास्ता चुना था जिस पे कोई नहीं चला था। No, he does not regret his choice, and that is why he does not regret his choice, because he actually made the decision himself। उनको खुद को ही मन था कि कुछ ऐसा करें जो कि किसी और ने नहीं किया है। Next is, have you ever had to make a difficult choice? Alright, so this is for the writing skills, ठीक है। तो अब आपकी खुद की जो ओपिनियन है, ठीक है, आपकी खुद की जो क्रिएटिव राइटिंग है, ये उसके ऊपर डिसाइड करेगा क्या आपने एक्चुअल में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब आपके सामने कोई कठिन ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब आपको डिसीजन लेना था, दो रास्तों में से कोई एक चुनना था। हाउ विल यू मेक द चॉइस, ये मान लीजिए अभी नहीं हुआ है और कभी भविष्य में ऐसा होता है, तो वो क्या फैक्टर्स रहेंगे, क्या चीज़ डिसाइड करेगी आपका डिसीजन को, आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो दिस इज़ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट, वेयर यू नीड टू थिंक अबाउट इट एंड आंसर। आई कैन हेल्प यू गिव यू गाइडेंस ऑन हाउ टू प्रोड्यूस एन अप्रोच, ठीक है। तो आंसर्स तक कैसे पहुंचना है तो उसके लिए आई कैन गिव यू एन आइडिया, बट आई वुड रिकमेंड दैट यू राइट दिस आंसर बाय योरसेल्फ। अपने आप से ये आंसर लिखना है, so that will be your opinion, right? So no, till now I have never been in a situation in which I had to make a difficult choice, कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पर इस तरीके से लाइफ के कुछ कठिन डिसीजन लेना पड़े। Perhaps I am still too young to make an independent choice, right? So for your age, we are talking about for your age, so perhaps I am still too young, तो शायद इसीलिए क्योंकि जो एज जो है वो बहुत अभी कम है, छोटे हैं, इसीलिए अभी इस तरीके की इंडिपेंडेंट चॉइस जो है वो नहीं बना पाते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब कि जिससे किसी और का कनेक्शन नहीं है, बिकॉज राइट नाउ यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू द फैमिली, टू योर होम, टू योर स्कूल, टू एवरीबडी एल्स अराउंड यू। सो दैट इज़ वाई यू कैन नॉट टेक सच बिग डिसीजंस ऑन योर ओन। Yes, I think later or sooner I'll have difficult choices to make, and definitely सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब कुछ ना कुछ स्पेशल या और डिफ़िकल्ट भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। After completing my general education, I will have to choose the profession, whether I should become an engineer or doctor or something else, ठीक है। तो जैसे यूजुअली फॉर इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट अगर बात करें, तो यूजुअली वो डिसीजन सबसे बड़ा जो है वो उस वक्त आता है when
after completing the general education, right? So right now you're taking the classes which everybody else is taking, right? So you are doing general studies, you're studying general, but next you will be taking a step in a particular field, right? You'll be studying something in particular and you'll be excelling in that field. ठीक है, तो वो जो डिसीजन होता है वो एक्चुअल में एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है, काफ़ी लोगों को क्या है समझ नहीं आता है, ठीक है. और बट आई वुड जस्ट से जस्ट गो विद द योर इंटरेस्ट, राइट, योर पैशन, right? So definitely you will do the best, right? So at that time you should always take a decision which is actually your interest, which you actually want to do. ठीक है, तो जैसे आगे जा करके कि इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है या कुछ और, आई विल हैव हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस बिफोर मी, और डेफिनेटली विल हैव हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन देम, एंड उस टाइम पर डिफिकल्ट हो जाएगा. आई विल चूज अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एट द टाइम, ठीक है. और उस वक्त जो वाइज डिसीजन होगा वो यही होगा, टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज. जो एक्चुअल में आप कर सकते हैं वही आप बेहतर कर पाएंगे. एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एट दैट टाइम, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वुड बी द एरिया दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग हैंड ऑन, ठीक है. जो चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं तो दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग हैंड ऑन इट, राइट. सो इट विल बी बेटर दैट you chose the same career or same path. I will choose a path that gives me satisfaction and mental peace, and of course mental peace and satisfaction in the career is required, it's a necessary. I will not join the rat race for money, ठीक है. rat race क्या बताई गई है कि जो पैसे के लिए सब कोई भागते हैं, right? So this is compared to a rat race, right? That they don't know where, but they just start and they just keep running because everybody else is running. Like the poet in the poem, I'll choose a challenging and unexplored path in my life. So जैसे poet ने किया, मैं भी ऐसा ही रास्ता चलूँगा जो कि थोड़ा challenging होगा और unexplored होगा, तभी कुछ नया कर पाऊँगा. So this is an idea, right? This is an opinion, right? But you can write your own opinion, you can write your own answer in this one. ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, ठीक है. अब एक बार कोई डिसीजन लाइफ में ले लेते हैं तो उसके बाद क्या आप सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं करते तो शायद कुछ और होता, या फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं कि ये इसीलिए ऐसा हुआ है क्योंकि आपने डिसीजन वो लिया था. आंसर वुड बी टेकिंग अ डिसीजन समटाइम्स मेक्स और मार्स आवर फ्यूचर, ठीक है. तो कभी कभार क्या होता है, डिसीजन जो भी लेते हैं उससे हमारा या तो ठीक होता है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, या कभी कभार गलत भी होता है. हैविंग मेड अ चॉइस आई एक्सेप्ट रियलिटी, और क्योंकि वो डिसीजन आप लेंगे, वो डिसीजन जो है वो सेल्फ मेड होगा, तो इसीलिए यू वुड हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज यू योरसेल्फ चोज इट. Reconsidering a decision or contemplating over it is not a positive approach towards life, ठीक है. उसके बारे में अब सोचने से कुछ चेंजेस नहीं होते, राइट. Reconsidering a decision, ठीक है. ऑलरेडी अगर डिसीजन ले चुके हैं, फैसला ले चुके हैं और उस रोड पर चल चुके हैं, so you cannot come back, right. So it's better to accept it then and then move forward, ठीक है. तो ये होगा पॉजिटिव अप्रोच. और अगर उसके बारे में अगर हम दुख मनाते रहेंगे कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, सो दैट वुड नॉट बी अ पॉजिटिव अप्रोच, राइट. उसके बारे में पछतावा नहीं रखना चाहिए. सच थॉट्स नेवर अलाउ अस टू बी हैप्पी विद वॉट वी हैव गेन्ड फ्रॉम अ डिसीजन, ठीक है. और उससे जो आपको कुछ हासिल भी हुआ है, कुछ अचीवमेंट भी मिले हैं उस रास्ते पे, तो उसके लिए भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमेशा आपके मन में रहेगा कि शायद ये नहीं होता तो कुछ और होता, जबकि एक्चुअल में वो चेंजेस अब नहीं हो सकते, राइट. सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज टेक डिसीजंस फॉर योर फर्दर फ्यूचर. देयरफॉर आई बिलीव इन स्टिकिंग टू माई डिसीजन. इसीलिए आपका जो डिसीजन है, यू नीड टू स्टिक टू इट एंड एडमिट इट इन एनी केस, एक्सेप्ट व्हाट इज रियलिटी एंड देन मूव अकॉर्डिंगली. सो दीज आर दी NCERT क्वेश्चन आंसर, एंड दिस वॉज द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की और भी बहुत इंटरेस्टिंग पोएम्स हैं. आई वुड रिकमेंड दैट यू रीड सम ऑफ देम, यू विल डेफिनेटली एंजॉय. नाउ
let us take you to the next chapter from the same book, and the name of the chapter is The Sound of Music. ठीक है, this is actually a biography. Just give me a moment. This is actually a biography. There are actually two biographies. So this story has, or this chapter has two parts in it. ठीक है, first part is the biography of Evelyn Glennie. एवलिन ग्लेनी की लाइफ के बारे में और बात की गई है, who has had so many challenges in her life, and the other one is an Indian who actually went through a lot of struggles but yet has got a lot of achievement and big achievements, like some of them are really the biggest in the nation. Right, so let's start the first part of this chapter, that is The Sound of Music, and we are going to study the biography of Evelyn Glennie. ठीक है, biography क्या होती है? The events that have happened in somebody's life, right? Writing somebody's life story. ठीक है, so that is biography, and if that story is written by the person himself, अगर वो खुद कोई story उसको लिखता है, then it is autobiography. ठीक है, but this is a biography. So Evelyn Glennie is a multi-percussionist who can play thousands of instruments to perfection, a most sought after musician internationally. ठीक है, Evelyn Glennie कौन है? Multi-percussionist. Percussionist कौन होता है? जो कि ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है. ठीक है, तो multi-percussionist मतलब कि वो बहुत सारे तरीके के ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते थे. Who can play thousands of instruments to perfection, और वो बिल्कुल परफेक्शन से बजा सकते थे, और a most sought after musician internationally, और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो internationally she has proclaimed so many achievements, और internationally she has got a lot of fame, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल म्यूजिशियन थी. Surprisingly she achieved this status despite her disability. She was profoundly deaf. ठीक है, और ये जो अचीवमेंट उनका था, ये इस बात के बावजूद था कि उन्हें सुनाई नहीं देता था. राइट, सो यू कैन इमेजिन, राइट, कि उन्हें शी वॉज डेफ, प्रोफाउंडली डेफ मतलब शी वॉज सीवियरली डेफ. ठीक है, उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था, और उसके बावजूद वो वर्ल्ड लेवल की म्यूजिशियन बनी. But she learned to listen with her body instead of the ears. She feels the sound through her body. ठीक है, और उन्होंने उसके बावजूद कि भाई उनको सुनाई नहीं देता था, उन्होंने अपनी बॉडी से और अपनी बॉडी ऑर्गन से, बॉडी पार्ट से, और उस म्यूज़िक को फील किया. उस म्यूज़िक को सुना नहीं, उस म्यूज़िक को फील किया. और अब उनकी बात करें स्टोरी की, राइट, तो कैसी इनकी लाइफ रही. सो एवलिन वॉज 11 years old when it was discovered that she had a hearing problem. ठीक है, और वो मात्र 11 साल की थी जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उन्हें सुनाई नहीं देता. ठीक है, जब उनके घर वालों को ये पता चला कि उन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता, तब वो 11 साल की थी. She wanted to pursue her career in music, but her teachers discouraged her. ठीक है, वो एक्चुअल में चाहती तो हमेशा से यही थी कि उनका म्यूज़िक में ही इंटरेस्ट था. तो she wanted to pursue her career. उनको अपना जो करियर है, अपना भविष्य जो है, वो म्यूज़िक में ही आगे बढ़ना चाहती थी. लेकिन उनके टीचर्स जो थे, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता था एवलिन ग्लेनी को, क्योंकि वो शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, तो इसलिए उनके टीचर्स ने मना कर दिया कि नहीं, शी शुड नॉट परस्यू म्यूज़िक, तो उन्हें म्यूज़िक नहीं सीखना चाहिए. इट वॉज रॉन फोर्ब्स हु रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल एंड सपोर्टेड हर, और एक्चुअल में उनका जो पोटेंशियल, उनकी कैपेबिलिटीज़ जो है, उनको समझा किसने? सो दैट वॉज रॉन फोर्ब्स. ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इस पे आ सकता है, तो बिल्कुल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. सो इट वॉज रॉन फोर्ब्स हु एक्चुअली अंडरस्टूड द कैपेबिलिटीज ऑफ एवलिन ग्लेनी एंड हेल्प्ड हर परस्यू हर पैशन. वो एक्चुअल में लाइफ में करना चाहती थी, उसमें मदद करी थी रॉन फोर्ब्स ने.
He advised her not to listen through her ears but try to sense it in some other way. ठीक है, और उन्होंने ही ये सजेस्ट किया था कि आपको म्यूज़िक जो है वो कानों से नहीं सुनाई दे रहा है, कोई बात नहीं, मत सुनिए, उसको अपने बॉडी पर फील कीजिए, राइट, उन बीट्स को अपनी बॉडी पर महसूस कीजिए. दिस प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट, और वही एक्चुअल में उनका लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट था, यही. तो शी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू द साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और उन्होंने सीखा उसके बाद कि कैसे अपनी बॉडी से कैसे अपने उस चीज़ को कैसे फील कर सकते हैं, राइट. एंड शी ओपनड हर बॉडी एंड माइंड. ओपनड हर बॉडी मीन्स कि वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग तरीके की बीट्स को महसूस कर पाते थे. एंड माइंड टू द साउंड्स, और उसको एनालाइज कर पाते थे, उसको समझ पाते थे, और उन साउंड्स और वाइब्रेशंस को. आफ्टर दैट शी नेवर लुक बैक, शी हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग डिफरेंट वाइब्रेशंस ऑफ साउंड ऑन हर बॉडी. ठीक है, और उसके बाद तो वो कभी रुके ही नहीं. उसके बाद एक बार उनको जब आ गया ये उनको समझ में कि उनकी बॉडी भी जो है वो बीट्स को, उस म्यूज़िक को, वाइब्रेशंस को फील कर सकती है. एंड देन शी हैड मास्टर्ड द आर्ट. ठीक है, और वो परफेक्ट हो गई उस आर्ट में ऑफ इंटरप्रेटिंग डिफरेंट वाइब्रेशन, जो अलग अलग तरीके की वाइब्रेशंस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आती है, उसको समझने में वो एक्सपर्ट हो गई अपनी बॉडी से. शी जॉइंड द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. ठीक है, उन्होंने, प्रेस्टिजियस मतलब होता है बहुत ही हाई वैल्यू का, ठीक है, बहुत ही एक रेप्यूटेड उन्होंने जो इंस्टीट्यूट है दैट इज़ रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. ठीक है, ये भी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है. ठीक है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, और वहाँ पर उन्होंने स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने उस अकेडमी के जो आज तक के, अब तब तक के, जब तक वो गई थी तब तक के हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने स्कोर किए. मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत भी नहीं, मतलब उसमें परफेक्शन से उस चीज़ को किया जैसा किसी ने भी नहीं किया था तब तक. She worked hard and with determination against all odds and got right to the top. ठीक है, उन्होंने कड़ी मेहनत करी और उनकी लगन से, भले ही उनके साथ जो थी चीज़ें जो थी वो नॉर्मल नहीं थी, पर उनकी फिर भी लगन थी उस चीज़ में, तो उन्होंने हार नहीं मानी और वो टॉप पे पहुंची. In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. 1991 में उन्हें सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला. किससे? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी से. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन गेव फ्री कॉन्सर्ट्स इन हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स एंड ऑल्सो टू एस्पायरिंग यंग म्यूजिशियंस. और ये नॉर्मल जो रेगुलर उनके कॉन्सर्ट्स होते थे उसके अलावा उन्होंने फ्री कॉन्सर्ट भी रखे जो कि हॉस्पिटल और प्रिजन के लोगों के लिए, क्योंकि उनके म्यूज़िक से, बिकॉज म्यूज़िक एक्चुअली हेल्प्स इन ब्रिंगिंग पीस, राइट, टू द माइंड. ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है उसको, आपकी बॉडी को, आपको आराम देता है म्यूज़िक. इसीलिए उन्होंने हॉस्पिटल और प्रिजन्स में, जहाँ पर लोग काफ़ी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वहाँ पर उन्होंने कॉन्सर्ट रखे, उनके लोगों के लिए फ्री में परफॉर्म वो करती थी. She became a source of inspiration for deaf and other handicapped children. ठीक है, और उन्हें देख कर के लोगों को, स्पेशली जो हैंडीकैप चिल्ड्रन थे उनको और मोटिवेशन मिलता था, इंस्पिरेशन मिलती थी. She inspired them and made them believe that if Evelyn could do, so could they. और उनको देख कर के उन्हें मोटिवेशन ये मिलती थी कि अगर एवलिन, इस बात के बावजूद कि उन्हें सुनाई नहीं देता बिल्कुल, और अगर वो इतने अच्छे म्यूजिशियन बन सकती हैं, तो कोई भी परेशानी हो, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. ये दिस वाज द एग्जाम्पल, द मैसेज ऑफ द स्टोरी, एवलिन ग्लेनिस स्टोरी. ठीक है, ये तो था हमारा पार्ट 1, एवलिन ग्लेनी. ठीक है, हु वाज अ परक्यूशनिस्ट, हु वाज अ म्यूजिशियन. अब हम बात कर रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया. ठीक है, उनको सभी ने काफ़ी पसंद किया है. ठीक है, वो शहनाई वादक थे और उनके बहुत सारे जो इवेंट्स और फंक्शंस जो हैं, उन्होंने उनमें बड़े बड़े इवेंट्स और फंक्शंस में उन्होंने परफॉर्म किए हैं. ठीक है, उनकी स्टोरी देखते हैं, उनके लाइफ में क्या चैलेंजेस थे उनको देखते हैं.
तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, दिस चैप्टर थ्रोज अ लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ शहनाई एंड द लाइफ ऑफ ऑल टाइम ग्रेट शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, राइट, ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में स्टोरी है, दिस ब्रिंग्स लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ शहनाई, कि शहनाई जो थी वो स्टार्ट कैसे हुई, शहनाई का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे वो बजाना शुरू हुई, एंड द लाइफ ऑफ ऑल टाइम ग्रेट, और उनकी लाइफ बिस्मिल्लाह खान की। ठीक है, शहनाई वादक मतलब शहनाई प्ले करने वाला। द विनर ऑफ भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, हिज डेडिकेशन टू म्यूजिक एंड हिज लव फॉर इंडिया। ठीक है, और वो थे विनर ऑफ भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न एक इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, हाईएस्ट रैंक का अवार्ड है फॉर अ सिविलियन। ठीक है, और उनको वो प्राइज मिला था, वो अचीवमेंट उनका था। ठीक है, हिज डेडिकेशन टू म्यूजिक एंड हिज लव फॉर इंडिया, और उनका अपने भारत के लिए जो प्रेम था, देशभक्ति थी वो, और म्यूजिक के लिए जो प्रेम था, डेडिकेशन था वो, ये जो स्टोरी है ये सारे पॉइंट्स सामने लेकर के आती है। अब अपन देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ शहनाई। तो ओरिजिन ऑफ शहनाई के लिए पूंगी, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब बिकॉज ऑफ इट्स श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। ठीक है, पुंगी जो था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, और वो बैन कर दिया था किसने, एम्परर औरंगजेब ने, बिकॉज इट्स श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत तीखी, बहुत पैनी थी और कानों को भाती नहीं थी। तो औरंगजेब ने उस इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था कि इसको नहीं प्ले किया जाएगा। इट वॉज रिगार्डेड मोर एज अ नॉइस मेकर देन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसको माना गया कि वो आवाज़ जो है वो ज़्यादा परेशानी की आवाज़ करता है, म्यूज़िक कुछ खास उसमें नहीं आता। इट वॉज मॉडिफाइड एंड परफेक्टेड बाय अ बार्बर हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, और वो एक बार्बर था जिसकी वजह से, और ये जो पुंगी जो है उसको मॉडिफाई किया गया, उसमें इम्प्रूवमेंट लाए गए। ठीक है, और वो जो बार्बर था वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से ही था। ठीक है, प्रोफेशनल म्यूजिशियन हो गया जो कि म्यूज़िक से ही अर्निंग करता है, तो उनकी फैमिली से ही था, और उसने ही मॉडिफाई किया था और इम्प्रूवमेंट लेकर के आया था पुंगी में। ही प्लेड इट इन द चैम्बर ऑफ द किंग, और उस इंस्ट्रूमेंट को राजा के दरबार में प्ले किया गया। Its sound was so appreciated by the emperor that it was made a part of नौबात। ठीक है, तो वो जो आवाज़ थी वो इतनी अच्छी लगी राजा को कि उसको नौबत का पार्ट बना लिया। नौबत इज़ लाइक अ ग्रुप विच इज़ प्रेजेंट फॉर द किंग। Since it was played for the first time in Shah's chamber by a nai, it came to be known as शहनाई। ठीक है, तो उसका नाम शहनाई कैसे पड़ा, क्योंकि वो सबसे पहले राजा के लिए, ठीक है, जो शाह होते हैं, ठीक है, उसके लिए प्ले किया गया। और किसने प्ले किया था, नाई ने। ठीक है, एक बार्बर ने। तो दैट इज़ वाई उसका द नेम वॉज शहनाई, इट वॉज नेम्ड एज शहनाई, क्योंकि शाह दरबार में एक नाई ने उसको प्ले किया था। दिस इज एन इमेज ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। Traditionally, it was played in the temples on every auspicious domestic occasion also। ठीक है, ये ट्रेडिशनली मतलब कि पारंपरिक तौर से ये जो है शहनाई प्ले होती है मंदिरों में, या फिर ऑस्पिशियस कोई पवित्र कोई कार्यक्रम हो, इवेंट फंक्शन हो, जैसे मैरिजेस, ठीक है, उनमें। इट साउंड वॉज रिगार्डेड एज ऑस्पिशियस, क्योंकि इसको पवित्र आवाज़ माना जाता है। But it was treated as an incomplete musical instrument but not capable of creating independent pages। ठीक है, लेकिन ये जो शहनाई जो है इसके साथ में दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले होते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पेजेस मतलब इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि सिर्फ अकेला ही इंस्ट्रूमेंट इसको बजाया जाए। बट बिस्मिल्लाह ब्रोक दिस मिथ, लेकिन बिस्मिल्लाह ने इस मिथ को, ये जो लोग जो सोचते थे कि इंडिपेंडेंटली शहनाई जो है सुनने में अच्छी नहीं लगती, उस मिथ को ख़त्म कर दिया। नाउ अबाउट बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह बिलोंग टू द बनारस घराना। ही वॉज बॉर्न इन 1916 एट दुमराव इन बिहार। ठीक है, बिहार में दुमराव में उनका 1916 में बर्थ हुआ, और वो फैमिली को बिलोंग करते थे। ठीक है, घराना इज़ लाइक अ फैमिली। ठीक है,
दिस इज और बनारस घराना इज द नेम ऑफ नेम ऑफ द फैमिली. As a 5-year-old, he used to visit the Bihari Ji temple and sing Bhojpuri Chaitya there. ठीक है, जब वो 5 साल के थे तो बिहारी जी के मंदिर में वो जाते थे और वहाँ पर भोजपुरी चैत्य, ठीक है, ये कोई गाने का नाम है, वो प्ले करते थे, वो गाते थे. For his melodious singing, he used to earn a big laddu from the local Bhojpuri king. ठीक है, तो वहाँ भोजपुरी जो राजा थे, ठीक है, वहाँ के, तो वो प्ले करने के लिए, वो गाना सुनाने के लिए और एक बड़ा लड्डू उन्हें देते थे इनाम में. एट द एज ऑफ 6 ही मूव टू बनारस, और 6 साल के जब वो उनके थे तो वो बनारस शिफ्ट हो गए, बनारस मूव हो गए डुमराव से. देयर अंडर द गाइडेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ हिज मैटरनल अंकल अली बख्श, ही स्टार्टेड पिकिंग अप द फाइनर नुआंसेस ऑफ शहनाई. अब ठीक है, अब उनकी ट्रेनिंग जो थी 6 साल के जब वो थे तब उनकी ट्रेनिंग जो थी वो स्टार्ट हुई. बनारस वो आ चुके थे अपने मामा के पास में, मैटरनल अंकल मतलब मामा के पास में, अली बख्श के पास में, और वहाँ पर उन्होंने अब शहनाई उनसे सीखना स्टार्ट किया. शहनाई वो उनसे बजाना सीख रहे थे. ही यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्रैक्टिसिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गैंजेस. ठीक है, तो अब उनका जो अधिकतर समय जो है वो स्पेंड होता था गंगा नदी के किनारे, और वो शहनाई प्ले करते थे, प्रैक्टिस करते थे. द थीम्स ऑफ हिज म्यूजिक वर डीपली अफेक्टेड बाय द साउंड्स ऑफ द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा. ठीक है, और थीम्स ऑफ हिज म्यूजिक, ठीक है, तो वो म्यूजिक जो था वो उसी तरीके के थीम डिसाइड करते थे जिस तरीके की गंगा नदी में पानी की आवाज़ आ रही थी, तो वो अपना जो म्यूजिक है उसको सिंक्रोनाइज करते थे नदी की आवाज़ से. He got the Best Performer Award at the All India Music Conference in Allahabad in 1930. ठीक है, 1930 में इलाहाबाद में ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में ही गॉट द बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड, सबसे बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया, उसके लिए अवार्ड उनको 1930 में मिला. इन 2001 ही वॉन 3 awards, द पद्म भूषण, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण. 2001 में उन्हें 3 इनाम और मिले, 3 अवार्ड्स जो थे वो मिले, एंड दोज वर पद्म भूषण. दीज आर द नेम ऑफ द अवार्ड्स. He was invited to play the Shehnai from the ramparts of the Red Fort in 1947. ठीक है, becoming the first to greet independent India. ठीक है, he was actually the first person to greet independent India. तो जब 1947 में India got independence, at that time he was the first person who greeted independent India. ठीक है, तो आज़ाद भारत में सबसे पहले इन्होंने शहनाई बजा करके सबका अभिनंदन किया. और कहाँ से किया? रेड फोर्ट से. ही वन मैनी इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑल्सो, उनको बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले. ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट टाइटल लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूएसए. यूएसए में परफॉर्म करने वाले वो पहले इंडियन थे, पहले इंडियन परफॉर्मर थे जिन्होंने यूएसए में परफॉर्म किया, और वो लिंकन सेंट्रल हॉल में उन्होंने परफॉर्म किया. एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ठीक है, और यहाँ तक कि एक ऑडिटोरियम तेहरान में और उनके नाम पर रखा गया है, एक नाम उनके नाम पर, तो उसका नाम है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. उनके नाम पर ये ऑडिटोरियम का नाम है. बिस्मिल्लाह वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव. बिस्मिल्लाह को बनारस और दुमराव बहुत ही पसंद थे. ही डिक्लाइंड एन ऑफर फ्रॉम वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स टू सेटल इन द यूएसए एज ही वॉज नॉट विलिंग टू स्टे अवे फॉर लॉन्ग फ्रॉम बनारस एंड इट्स होली रिवर गंगा. ठीक है, उनको जब ऑफ़र किया गया तो किसी ने उनको ऑफ़र किया कि भाई कि यूएसए में आप शिफ्ट हो जाइए और वहीं पर ही ये प्ले कीजिए शहनाई, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाइए. ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि बनारस से और गंगा जी से वो दूर नहीं रह सकते. ही वेंचर्ड इनटू द फिल्म वर्ल्ड ऑल्सो, उन्होंने फिल्म्स भी की.
ही गेव हिज म्यूजिक इन 2 मूवीज, और उनकी 2 मूवीज में उन्होंने म्यूजिक 2 मूवीज में उन्होंने म्यूजिक दिया। हिज कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है फॉर द मूवी गूंज उठी शहनाई वॉज अ चार्ट बस्टर, और जिसमें से एक जो थी वो काफ़ी पॉपुलर भी हुई, जो था म्यूजिक उन्होंने दिया था दिल का खिलौना है, ठीक है, जिस मूवी का नाम है गूंज उठी शहनाई। बट ही कुड नॉट एसोसिएट हिमसेल्फ विद द आर्टिफिशियल ग्लैमर ऑफ द डाई फिल्म वर्ल्ड, ठीक है, और लेकिन उन्होंने मूवीज़ में ज़्यादा समय नहीं दिया, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मूवीज़ जो है वो सिर्फ ग्लैमर है, आर्टिफिशियल ग्लैमर है, ठीक है, कुछ भी झूठ भी दिखा देते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है, जबकि उनका म्यूज़िक जो था वो काफ़ी नेचुरल था। फॉर हिम म्यूज़िक वॉज हिज सोल हिज लाइफ, और उनके लिए म्यूज़िक जो थी उनकी ज़िंदगी थी, उनकी रूह थी। So this is the summary of the second part of the story, second part of the chapter. Now let us get to the NCERT solutions of this chapter. ठीक है, पहले हम पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो हाउ ओल्ड वाज एवलिन ग्लेनी, एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, एवलिन ग्लेनी की एज क्या थी जब वो रॉयल अकेडमी म्यूजिक गई, ठीक है। The answer is Evelyn was 17 years old when she went to the Royal Academy of Music in London. जब वो लंदन में गई तो उनकी उम्र 17 साल थी। Her deafness was question is when was her deafness first noticed? When was it confirmed? उनकी जो deafness है, उनको सुनाई नहीं देता, ये सबसे पहले कब पता चला था, और ये confirm कब हो गया था कि हाँ ये बात सच है। So her deafness was first noticed by her mother when Evelyn was 8 years old. जब वो 8 साल की थी तो पहली बार उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद सुनाई नहीं देता। She was once waiting to play the piano when her name was called. She did not move. और वो एक बार पियानो प्ले करने के लिए अपने नंबर का इंतज़ार कर रही थी, और जब उनका नाम लिया गया तो उन्होंने मूव नहीं किया। इसका मतलब कि उन्हें सुनाई नहीं दिया था। That was when her mother realized that Evelyn had not heard anything. ठीक है, और उसी वक्त उनको रियलाइज़ हुआ कि एवलिन को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। Her deafness was confirmed when she was 11, और ये confirm हो गया था जब वो 11 साल की हुई। Her marks had deteriorated and her headmistress had urged her parents to take her to a specialist. ठीक है, और उनके मार्क्स जो थे वो बिल्कुल कम होते जा रहे थे, और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पेरेंट्स से कि वो किसी स्पेशलिस्ट के पास में लेके जाएं क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता। It was then discovered that gradual nerve damage had severely impaired the hearing. और उस वक्त पेरेंट्स को भी पता चला, उनको सभी को पता चला कि उनके धीरे धीरे जो नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो गई हैं, और उनका जो सुनना है वो बिल्कुल बंद हो गया है। नेक्स्ट इज हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से, ठीक है। तो हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, उन्होंने म्यूजिक जो था उसको कंटिन्यू किया, तो उसके लिए किसकी मदद से वो ऐसा कर पाए, और उन्होंने क्या ऐसा किया था एंड क्या ऐसा कहा था। सो परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू नोटिस एवलिन्स पोटेंशियल, ठीक है। तो उनके जो उनको हेल्प की थी, सपोर्ट किया था, वो खुद एक परक्यूशनिस्ट थे, परक्यूशनिस्ट जो कि ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, और उन्होंने ही समझा था कि एवलिन के अंदर क्या काबिलियत है, एवलिन क्या कर सकती थी। ही बिगैन बाय एडजस्टिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने क्या किया, एक ड्रम को तो नीचे रखा, ठीक है, और एक ड्रम को हाई पे रखा, ठीक है, दोनों को अलग अलग नोट्स पे सेट किया। He asked Evelyn not to listen through her ears but to try and sense the sound in some other manner, ठीक है, और उन्होंने बोला कि कानों से सुनने की कोशिश मत करो म्यूजिक को, और अपने बॉडी से उसको समझने की, महसूस करने की कोशिश करो। Suddenly Evelyn realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down, और तुरंत एवलिन को ये चीज़ समझ में आई कि उनके बॉडी के जो हायर ड्रम जो था वो कमर से ऊपर के बॉडी पार्ट में उन्हें बीट्स उसकी महसूस हो रही थी, उसका थंप जो है महसूस हो रहा था ड्रम का, और बॉडी से नीचे वाले पार्ट में जो नीचे ड्रम रखा था उसकी वाइब्रेशन जो थी महसूस हो रही थी। Forbes repeated the exercise and Evelyn realized that she could sense certain notes in different parts of the body.
और रॉन फोर्ब्स ने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया, उसकी प्रैक्टिस एवलिन को करवाई, और फिर एवलिन को यह पता चल गया कि उनकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अलग अलग बीट्स वो महसूस कर पा रही हैं, म्यूज़िक और वाइब्रेशन को समझ पा रही हैं अपने बॉडी पार्ट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। ठीक है, अलग अलग जगहों पर किसकी जगह पर वो परफॉर्म करती हैं। एवलिन ऑलवेज डिलाइटेड हर ऑडियंस। एवलिन ने हमेशा अपने ऑडियंस को खुश ही किया। शी हैड टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। उन्होंने कुछ यंग लोगों के साथ में, म्यूजिशियंस के ग्रुप के साथ में, और यूके टूर किया, यूके में उन्होंने प्ले किया। शी हैड अ वेरी हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। ठीक है, उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट एक स्केड्यूल था जिसके अंदर टाइम जो था उनको ज़्यादा नहीं मिल पाता था। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट शी गेव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, उनके जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते थे उनके अलावा उन्होंने फ्री कॉन्सर्ट्स भी दिए हॉस्पिटल्स एंड प्रिजन्स में। शी गेव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और उन्होंने जो यंग म्यूजिशियंस थे, छोटे जो म्यूजिशियंस थे, छोटे इन द सेंस उम्र में छोटे जो थे म्यूजिशियंस, शी गेव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस। उनको उन्होंने म्यूजिक सिखाया, बिकॉज ऑफ विच शी वॉज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। और कुछ ऐसे भी लोग जो कि कुछ बच्चे ऐसे जो कि हैंडीकैप थे या जो सुन नहीं सकते थे, उनको भी उन्होंने म्यूज़िक की क्लासेस दी, जिसकी वजह से वो एक इंस्पिरेशन बनी। उन्होंने उन लोगों को सिखाया कि कैसे वो भी अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए एक इंस्पिरेशन वो खुद थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। So Evelyn heard music by sensing the notes in different parts of the body. तो एवलिन कैसे म्यूजिक सुनती थी? उनके बॉडी पे अलग अलग पार्ट्स में वो म्यूजिक को महसूस करती थी। When Ron Forbes turned two drums and asked her to sense the sound without using her ears, she realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. जब रॉन फोर्ब्स ने दो ड्रम्स थे उनको इस तरीके से एडजस्ट किया कि अलग अलग तरीके की आवाज़ें उनको महसूस हों, आवाज़ें उनको आएँ, तो उन्होंने जब उनको प्ले किया गया, जब उन ड्रम्स को बजाया, तब उनको महसूस हुआ, एवलिन को पता चला कि जो ऊपर वाला जो ड्रम है वो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में उनको महसूस हो रहा है, और नीचे वाला जो ड्रम है वो नीचे वाले पार्ट में अलग महसूस हो रहा है। When she played the xylophone, she could sense the sound passing of the stick into her fingertips. ठीक है, और जब वो xylophone प्ले करते थे तो उन्होंने देखा कि जो स्टिक्स की जो वाइब्रेशन थी वो उनकी फिंगर टिप्स पे महसूस हो रही थी। By leaning against the drums, she could feel the resonance flowing into her body. ठीक है, और जब वो ड्रम्स को सपोर्ट करके, ड्रम्स को टच करके जब वो खड़ी हुई और जब वो ड्रम्स बज रहे थे, तो उनको जब टच हुआ वो ड्रम, तो उनको पता चला कि उसकी भी जो रेजोनेंस थे, उसकी जो साउंड फ्रीक्वेंसीज थी, वो उनकी बॉडी पर महसूस हो रही थी। On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibrations could pass through her bare feet. ठीक है, और एक वुडन प्लेटफॉर्म, जब वो ऐसी जगह पर कभी खड़ी होती थी जहाँ पर नीचे वुडन प्लेटफॉर्म था, तो वो अपने जूते भी उतार देती थी। क्यों? क्योंकि वुड के थ्रू वो वाइब्रेशंस महसूस करती थी, फील करती थी साउंड के। She said that music poured in through every part of her body. ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि म्यूज़िक जो है वो उनके सारे बॉडी पार्ट्स में और वो फील कर सकती हैं। एवरी बॉडी पार्ट कैन फील द म्यूजिक नाउ। इट टिंगल्स इन द स्किन, हर चीक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर। ठीक है, और वो एक गुदगुदी सी करती हैं, कहाँ? उनकी स्किन के ऊपर, चीक बोन्स में, और यहाँ तक कि उनके बालों में भी। मतलब उनकी बॉडी का एक एक पार्ट जो है वो म्यूज़िक उस पर वो फील कर पाती हैं। राइट, नेक्स्ट इज द पार्ट 2, NCERT पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स, द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, टिक द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें अब आपको करना है, लेट्स जस्ट सी द क्वेश्चन आंसर्स। ऑलराइट, हियर वी आर। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी को प्ले करना क्यों बंद कर दिया? Answer is Emperor Aurangzeb banned the playing of the pungi in the royal residence for it had a shrill and unpleasant sound. क्योंकि आवाज़ उसकी बहुत पैनी थी और अच्छी नहीं थी कानों को सुनने में। It became the generic name for reeded noise makers. और वो जनरली
अब लोग उसको इस तरीके से ही कंपेयर करते थे कि जिसकी आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं है और वो सिर्फ वो मतलब म्यूज़िक नहीं है, वो सिर्फ एक आवाज़ है। हाउ इज़ अ शहनाई, क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। ठीक है, शहनाई और पुंगी में क्या डिफरेंस है? द आंसर इज शहनाई इज़ अ पाइप with a natural hollow stem that is longer and broader than the pungi। शहनाई जो है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका और वो अंदर से खोखला है, hollow मीन्स खोखला, ठीक है, और वो जो पुंगी है उससे थोड़ा सा चौड़ा है, वाइडर है, ब्रॉडर है। इट हैज 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी, उसके अंदर 7 होल्स हैं। When it is played, the closing and opening of some of the holes produce soft and melodious sound। ठीक है, जब वो प्ले होती है तो किसी उसके छेद के ऊपर जब उंगली रख करके किसी छेद को बंद करते हैं, किसी छेद को खोलते हैं, तो अलग अलग आवाज़ें आती हैं, अलग अलग सुर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां चेंज दिस। ठीक है, तो शहनाई जो है वो ट्रेडिशनली अधिकतर पारंपरिक तौर से वो कहाँ प्ले होती थी और बिस्मिल्लाह खान ने वो जो मिथ था उसको कैसे ख़त्म किया? आंसर इज ट्रेडिशनली द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पहले जो है शहनाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ शाही स्थानों पर और प्ले होती थी, जिसमें 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। ठीक है, 9 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते थे, उसमें से एक शहनाई भी थी। ठीक है, उसको नौबात में ऐड कर दिया था। नौबात मतलब वही जो ग्रुप ऑफ पीपल जो परफॉर्म करते थे, तो उनके अलग अलग सबके इंस्ट्रूमेंट होते थे, उनमें से एक शहनाई भी थी। इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, या फिर वो कहाँ पर सुनाई देती थी? सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में या फिर वेडिंग्स में। ठीक है, कि शादी के फंक्शन में। हाउएवर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट इनटू द चेंज बाय ब्रिंगिंग इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। ठीक है, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल स्टेज के ऊपर शहनाई प्ले करके उसे इन जनरल भी लोगों को सुनने का अवसर दिया और लोगों ने उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो इतने पॉपुलर कैसे हुए, किस तरीके से वो पॉपुलर हुए, उनको बिग ब्रेक मतलब कि उसके बाद वो काफ़ी पॉपुलर हो गए, वो कब हुआ और कैसे हुआ? So answer is Bismillah Khan had accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference at the age of 14। जब वो मात्र 14 साल के थे तो वो अपने अंकल के साथ में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted his back and told him to work hard and he shall make it big in life। ठीक है, और जब कंप्लीट हुई परफॉर्मेंस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, तो उस्ताद फयाज खान, ठीक है, एक और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हाई अचीवमेंट्स वाले म्यूजिशियन, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई, उनको शाबाशी दी एंड टोल्ड हिम टू वर्क हार्ड, और बोला कि आप कड़ी मेहनत कीजिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। He got his big break with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938। और उनकी लाइफ में एक बड़ा जो अचीवमेंट था वो ये था कि ऑल इंडिया रेडियो जब स्टार्ट हुआ 1938 में लखनऊ में, तो उन्हें वहाँ पर काम करने को मिला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर on the radio। और फिर तो लोगों ने उनको अक्सर सुनना चालू कर दिया रेडियो के ऊपर। Next question is where did Bismillah Khan play the शहनाई on August 15, 1947? Why was the event historic? ठीक है, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाई, वो कहाँ प्ले की थी और वो कैसे हिस्टोरिक इवेंट बन गया, कैसे वो एक यादगार मोमेंट था देश के लिए। On 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान played the शहनाई from the Red Fort। रेड फोर्ट पे उन्होंने शहनाई प्ले की। इट वॉज अ हिस्टोरिक डे एज इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे। भारत जो है उसी दिन आज़ाद हुआ था और वो पहले ही व्यक्ति थे उन्होंने जो इस तरीके से भारत देश को, आज़ाद देश को और ग्रीट किया था, अभिनंदन उनका किया था। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। हिज ऑडियंस इंक्लूडेड इलस्ट्रियस नेम्स सच एज पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी। और उनको सुनने वाले वहाँ पर जो है काफ़ी मशहूर
ठीक है, काफ़ी पॉपुलर। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी वहाँ पर मौजूद थे उनको सुनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए? यूएसए में उन्होंने शहनाई स्कूल खोलने से मना क्यों कर दिया था? आंसर इज बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए बिकॉज ही कुड नॉट लिव आउटसाइड इंडिया, क्योंकि भारत से बाहर नहीं रह सकते थे। हिज स्टूडेंट ही हैड आस्क्ड हिम टू हेड द शहनाई स्कूल प्रॉमिस दैट ही वुड रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स इन द सिटी। ठीक है, और उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने यहाँ तक भी उनको बोला कि भाई कि आप यहाँ पर शहनाई स्कूल खोल लो, जैसा बनारस में घर है, जैसे बनारस में टेम्पल्स हैं, एज इट इज हम आपको यहाँ, आप यहीं रह जाइए हमारे साथ। However, he wanted to know if his student could also transport river Ganga, which his student obviously could not। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बात बोली कि आप ठीक है बनारस और के घर तो जैसे ले आओगे, बनारस के मंदिर भी ले आएंगे बनारस जैसे, लेकिन क्या आप बनारस की गंगा नदी ला पाएंगे? ठीक है, ऑब्वियसली वो नहीं ऐसा कर सकते थे। ठीक है, इतनी बड़ी जो रिवर है उसको नहीं, दैट वाज एन इम्पॉसिबल थिंग। पर उन्होंने अपने स्टूडेंट को यही बात बोली कि रिवर गंगा आप ले आएंगे। He said that whenever he was in a foreign country, he kept yearning to see Hindustan। ठीक है, जब भी वो कहीं विदेश में होते थे तो उन्हें भारत की याद आती थी, हिंदुस्तान की याद आती थी। And the last question is, find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras। Answer is, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 2 ऐसे इंस्टेंसेस बताने हैं, 2 ऐसे किस्से बताने हैं जिससे पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान जो है भारत को, बनारस को, अपने स्थान को और चाहते थे। बिस्मिल्लाह खान इमेंसली लव इंडिया, पर्टिकुलरली बनारस एंड दुमराव। बिस्मिल्लाह खान को भारत जो है वो बहुत ज़्यादा, इमेंसली मतलब बहुत अधिक पसंद था। पर्टिकुलरली बात करें तो बनारस और दुमराव, जहाँ पर दुमराव में जहाँ वो पैदा हुए थे, और बनारस जहाँ पर उन्होंने सीखा था म्यूजिक। इन हिज इनिशियल ईयर्स द टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला माया and the banks of the river Ganga in Banaras became his favorite haunts where he could practice in peace and solitude। शुरुआती समय में उन्होंने बालाजी के मंदिर में, ठीक है, मंगला मैया के मंदिर में और नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, और वो अधिकतर बैठते थे और प्रैक्टिस करते थे शांति में, अकेले बैठ करके वहाँ प्रैक्टिस करते थे। River Ganga's flowing waters inspired him to improvise and invent ragas that were once thought to be beyond the range of Shehnai। ठीक है, रिवर गंगा जो बहती हुई जो रिवर गंगा थी, उसके पानी से, उसकी आवाज़ से उन्हें इंस्पिरेशन मिलती थी, उन्हें मोटिवेशन मिलती थी, और वो अपने राग उस आवाज़ के थ्रू सुधारते थे। उस आवाज़ से मैच करके वो अपनी राग जो है वो सुधारते थे। और कुछ तो ऐसी भी राग थी जो कि शहनाई से आसानी से प्ले भी नहीं हो सकती थी, लेकिन उन्होंने परफेक्शन इतना कर लिया था कि वो बहुत बढ़िया वहाँ प्ले करते थे। बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए बिकॉज ही कुड नॉट लिव आउटसाइड इंडिया। उन्होंने यूएसए में भी स्कूल स्टार्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं भारत से बाहर नहीं रह सकता। His student who had asked him to head the Shehnai school promised that he would recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples in the city। और उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने यहाँ तक कि बोला कि भाई कि आप यहाँ यूएसए में आकर के और क्लास स्टार्ट कर दीजिए, शहनाई स्कूल स्टार्ट कर दीजिए। और उन्होंने यहाँ तक वादा भी किया स्टूडेंट ने कि आपको बनारस जैसी चीज़ें एग्जैक्टली अवेलेबल करा देंगे जैसे बनारस में है। However, he wanted to know if his student could also transport river Ganga। लेकिन उनको वो जानना चाहते थे कि क्या वो भारत से गंगा नदी को भी ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये आगे फिर इन द ब्लैंक्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एंड ऑफ द NCERT सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर सेकंड पार्ट ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और एवलिन ग्लेनी की लाइफ के बारे में हमने आज पढ़ा, क्वेश्चन आंसर्स भी उसके देखे। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू रीड बोथ द बायोग्राफीज एट होम एंड फाइंड आउट द डिफिकल्ट वर्ड, राइट, सम वर्ड्स मे बी न्यू टू यू,
So find the meaning of those words and write the meaning in your notebooks and learn them, right? So this is what just we want you to do. Alright, so that is it for today's class. I'll see you in the next class with the next chapter with the next topic. Till then, bye bye.